हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, जनन स्वास्थ्य का पार्ट 1 में आपने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया होगा। आज जनन स्वास्थ्य में जो है हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें 21 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ पार्ट 2 के साथ जनन स्वास्थ्य का चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव हमारा होने वाला है वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला 21 के साथ, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि मैं बता दिया हूँ कि ये जो चैप्टर है जनन स्वास्थ्य अध्याय 4 12वीं कक्षा का जो अध्याय 4 है, उसमें जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको कवर किया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 40 क्वेश्चन ही है, 40 क्वेश्चन ही है, जिसमें जो है ना वही क्वेश्चन हम ज़्यादा चूज किए हैं जो आगामी 2025 एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, हम आज का जो क्वेश्चन नंबर 21 है उससे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मानव जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। मानव जनसंख्या वृद्धि है। ये क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा सा आपको अलग तरह का भाव प्रकट होता होगा कि मानव जनसंख्या वृद्धि है। तो याद रखिएगा, हम लोग जो जनरल रूप से क्लास में पढ़े हैं कि जनसंख्या में वृद्धि कब होती है, तो जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। तो जन्म दर में वृद्धि हो रही है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से और जनसंख्या कम रहा है। यानी कहने का मतलब है जन्म लेने वाले जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण, जैसे कि किसी भी 20 व्यक्तियों का जन्म होता है और मरते हैं 5, तो ये 15 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा हुआ, यही कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। यानी जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण जो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो मानव जनसंख्या वृद्धि है, लॉग नहीं हो सकता है, कभी भी जनसंख्या स्थिर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा एक्सपोटेंशियल क्या है बेटा, एक्सपोटेंशियल, तो ये भी नहीं होगा। जब भी है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कौन बेटा, डी, इनमें कोई नहीं है ना, क्योंकि मानव जनसंख्या वृद्धि किस पर डिपेंड करता है, जन्म दर और मृत्यु दर पर, ठीक है ना। जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण जो जनसंख्या में हो रही वृद्धि वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, जो होने वाला क्वेश्चन नंबर 22। इनमें कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्रियों द्वारा प्रयोग नहीं की जाती। जन्म नियंत्रण यानी कि बर्थ कंट्रोल, बच्चे के जन्म होने पर कंट्रोल करना। तो कौन सा ऐसा इसमें युक्ति है, डिवाइस है, जो स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको भी पता है डायाफ्राम स्त्रियां यूज करती है, डायाफ्राम स्त्रियां, मुखिया गोली भी स्त्रियां खाती है, कॉपर टी भी गर्भाशय में स्त्रियां ही लगाती है। तो स्त्रियों द्वारा कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता, निरोध स्त्रियां कभी प्रयोग नहीं करती है, ठीक है ना। निरोध का उपयोग पुरुष द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्त्रियां जिस बैरियर का उपयोग करते हैं वो है फेमिडम्स। क्या है बेटा, फेमिडम्स। यानी कि कंडोम 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंडोम को निरोध कहते हैं और स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कंडोम को फेमिडम्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा युक्ति ऐसा है जो स्त्रियों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह आंसर सी होगा, निरोध, क्योंकि निरोध का उपयोग पुरुष करते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो कंडोम कितने प्रकार का होते हैं याद रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देगा तो आपको परेशानी नहीं लेना। कंडोम 2 प्रकार के होते हैं, निरोध जो पुरुषों द्वारा यूज किया जाता है और फेमिडम्स जो स्त्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो स्त्रियों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता कौन बेटा, निरोध, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खास समय
और स्थान में मरने वाले आबादी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। तो इसको कहते हैं मोर्टेलिटी। किसी खास समय और स्थान में आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है ये है, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को, पुरुष में जो वृषण होते हैं उसको हटाया जाना क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। जब परिवार में संतान की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं तो पुरुष जो है वो अपने वृषण को ही शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन के द्वारा अपने वृषण को ही हटा देते हैं, जिसके कारण वृषण नहीं रहते तो शुक्राणु भी तैयार नहीं होगा, और जब शुक्राणु तैयार नहीं होगा तो वो अंडाणु से नहीं मिलेगा, और जब अंडाणु से नहीं मिलेगा तो किसी भी परिवार में है ना संतान का जन्म नहीं होगा। यानी संतान बेबी का जब शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलेगा तो संतान की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर वृषण को हटा दिया जाए शल्य चिकित्सा द्वारा तो इस क्रिया को हम लोग बधियाकरण कहते हैं। बधियाकरण कहते हैं, याद रहेगा ना? क्या कहते हैं बेटा? बधियाकरण, याद रहेगा ना? तो वृषण को हटाया जाना क्या कहलाता है? बधियाकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बच्चे? तो प्रोजेस्टेरॉन जो है अंडोत्सर्ग को रोकता है। अंडोत्सर्ग मतलब अंडाशय से अंडाणु को बाहर आने नहीं देता है। तो गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग को रोकता है। यानी 25 का ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी। सॉरी 25 का ऑप्शन क्या होगा? ए, अंडोत्सर्ग को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। मुझे उम्मीद है हर एक क्वेश्चन को आप लोग रुचि लेके पढ़ रहे होंगे, है ना? तो आगे भी पढ़ते रहिएगा क्योंकि बहुत कम ही समय मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम के लिए बचा है। और देखते होंगे हम आप लोग के जब भी वीडियो लेके आते हैं एक नए रूप और एक नए अंदाज में लेके आते हैं, है ना। क्योंकि हम आपका कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो हम बहुत इनर्जेटिक फील करते हैं, और इसी वजह से जो है ना हम वही क्वेश्चन को चूज करते हैं जो आगामी 2025 में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो हमारे वीडियो से नए हैं, अगर वो हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले भविष्य में आपको इस चैनल से काफ़ी फायदा और काफ़ी लाभ प्राप्त हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, परखनली शिशु। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी। प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें, प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है, तो एक प्रखनली में, याद रखिएगा, एक प्रखनली में शुक्राणु और अंडाणु को लेकर संलयित कराया जाता है, मिलाया जाता है, संलयित कराया, और संलयित करने के बाद जब इसमें बने ब्लास्टोमियर्स को गर्भाशय में रोपित करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे उपयोग को हम लोग कहते हैं प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी जब पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु को प्रखनली में लेकर उसे निषेचित कराकर गर्भाशय में रोपित करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के माध्यम से भी और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो हमारा सही जवाब क्या बेटा? अंडाणु को लेकर, अंडाणु को लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन करा के फिर गर्भाशय में हम क्या करते हैं? रोपित करते हैं, उसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी ऑप्शन मेरा 20 सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के मकसद से भी और ऑब्जेक्टिव के मकसद से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये रहा, जन्म से पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब सबको पता होगा, एमनियोसेंटेसिस। मैंने बताया भी होगा कि जब माँ गर्भावस्था में होती है तो उनके गर्भाशय में एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव। जब उस एमनियोटिक द्रव को नमूने के तौर पर बाहर निकालकर, है ना, भ्रूण का हर तरह से स्वास्थ्य और लिंग का जांच किया जाता है तो इस क्रिया कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक है ना बेटा। तो भ्रूण जांच विधि को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। ऑप्शन बी सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर होने वाला मेरे बच्चों 28, स्तनपान अनावर्त, स्तनपान स्तनपान अनावर्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। स्तनपान किसको कहते हैं? तो स्तनपान का मतलब होता है कि जब कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो वो स्तनपान के रूप में जाता है। तो स्तनपान अनावर्त है, तो इसका सही जवाब होता है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि। स्तनपान अनावर्त है किसके लिए है? गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। हर एक क्वेश्चन जो बच्चों के लिए समझाने लायक है वो हम आपको अच्छे ढंग से समझा देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर समय बहुत कम देना चाहिए तो वो हम बच्चों को एज कम ही समय को देखते हुए समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? तो कभी भी पुरुष गोली तो खाएगा नहीं, क्योंकि गोलियां तो स्त्रियां खाती है संतान न होने के लिए। ट्यूबेक्टोमी ये भी नहीं होगा। ये क्या होता है सर? तो स्त्री, देखिए बेटा बहुत बढ़िया चीज समझिएगा, ये है मादा जननांग, ठीक है ना। और मादा जननांग बेटा ये जो है इसको हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। बढ़िया समझिएगा, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्रिय बच्चों? फैलोपियन ट्यूब, यानी TUB। तो जब अंडवाहिनी को शल्य चिकित्सक के द्वारा काट कर धागे से बांध देते हैं, ठीक है ना। तो किसको मैंने कहा काटा? अंडवाहिनी को। क्यों? क्योंकि जब अंडवाहिनी को काटेंगे तो इधर से आएगा अंडाणु, अंडाशय से, और इधर से आएगा बेटा शुक्राणु। तो क्या शुक्राणु अंडाणु कभी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो कभी भी इस तरह के प्रतिक्रिया होने पर भविष्य में संतान इस स्त्री को नहीं होगा, ठीक है ना। और दोनों तरफ से इसे काटा जाता है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से अंडवाहिनी को काटा जाता है, ठीक है ना। तो जब किसी स्त्री के अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब को शल्य चिकित्सक के द्वारा काटकर धागे से बांध दिया जाता है तो इस क्रिया को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों ट्यूबेक्टोमी? हमने ट्यूब को काटा है, तो याद रखिएगा नाम, ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी हो गया, ठीक है। ट्यूब से क्या हो गया? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला क्या होता है, वासेक्टोमी क्या है। तो ना ही मुखीय गोली होगी ना ही ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या है? तो आपको पता है ना कि ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये नर जननांग है, ठीक है। नर जननांग में होती है वृषण, और वृषण से क्या निकलती है? ये आपका अधिवृषण, या आगे जाकर शुक्रवाहिनी होती है ना, शुक्रवाहिनी होती है, ठीक है ना। और ये शुक्रवाहिनी जाके इस तरह से मूत्रवाहिनी में मिल जाती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां से मैंने शुक्रवाहिनी को काट दिया। शुक्रवाहिनी बहुत बढ़िया समझिएगा, ये सब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन। शुक्रवाहिनी को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है ना। कौन डिफरेंस? वास डिफरेंस। तो मैंने शुक्रवाहिनी को काट के धागे से क्या कर दिया? बांध दिया शल्य चिकित्सक के द्वारा। तो इस क्रिया, चूंकि एक क्रिया पुरुषों में हो रही है ना, पुरुषों में हो रही है, तो मैंने किसको काटा? वास डिफरेंस को। तो इसी का नाम पड़ जाता है वासेक्टोमी। तो हमारा क्वेश्चन क्या करें मेरे बच्चों? बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको ना कि कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है। तो वास डिफरेंस को काटे तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? वासेक्टोमी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही है ना। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जब स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब को काटा जाएगा तो उसको कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। लेकिन जब पुरुषों में वास डिफरेंस को काटा जाएगा तो नाम आ रहा वास, तो वासेक्टोमी। याद है ना, ट्यूब को काटेंगे तो ट्यूबेक्टोमी और वास डिफरेंस को काटेंगे तो वासेक्टोमी। उम्मीद है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर ध्यान देते हैं। जन्म नियंत्रण की एक विधि है, बहुत बढ़िया है। जन्म नियंत्रण को मतलब होता है बर्थ कंट्रोल, ठीक है ना। जन्म नियंत्रण एक विधि है। तो जन्म नियंत्रण मतलब संतान प्राप्ति को रोकना। तो GIFT नहीं होगा। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अगर ये ट्रांसफर करते तो संतान की प्राप्ति होगी। इसके द्वारा भी संतान को नहीं रोका जा सकता। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी संतान को नहीं रोका जा सकता। तो जन्म नियंत्रण की विधि क्या है? IUDS, जिसका हिंदी नाम होता है बेटा, आई माने इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है अंत,
यू से यूटेरस, यूटेरस माने गर्भाशय, डी से डिवास, डिवास माने क्या, युक्ति। तो क्या होगा बेटा, अंतः गर्भाशयी युक्ति, याद रहेगा ना, अंतः गर्भाशय युक्ति। ये होता क्या है सर, तो ये बेटा गर्भाशय है, ठीक है ना, और गर्भाशय के अंदर ये युक्ति को फिट करके संतान प्राप्ति को रोका जाता है। कैसे सर, तो जब इस युक्ति को फिट किया जाता है, तो जब जाइगोट्स अंडाणु और शुक्राणु के मिलने पर जो जाइगोट गर्भाशय में आती है, तो गर्भाशय के अंतः स्तर से संपर्क नहीं करता है, और जब संपर्क नहीं करता गर्भाशय के अंतः स्तर से, संपर्क टूट जाता है, तो ये जाइगोट भी नष्ट हो जाता है, जाइगोट रूपी भ्रूण भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट हो जाता है तो संतान नहीं होता है ना। तो इसी का मतलब क्या हो गया, अंतः गर्भाशय युक्ति, है ना, अंतः गर्भाशय युक्ति के द्वारा आप संतान प्राप्ति को रोक सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दे दे कि अंतः गर्भाशय युक्ति किसे कहते हैं, तो इसको लॉन्ग में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जब डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों के द्वारा वैसा युक्ति जो है ना, डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों के द्वारा गर्भाशय के अंदर फिट कर संतान प्राप्ति को रोका जाता है, तो उसी को कहते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति, ठीक है ना। वैसा युक्ति जो डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों के द्वारा गर्भाशय के अंदर फिट कर संतान प्राप्ति को रोका जाता है, उसी को कहते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। तो जन्म नियंत्रण की एक विधि क्या बेटा, IUDS, इंट्रा यूटेरस डिवाइस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD रोग है। जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD रोग है, तो इसका सही आंसर है पैपिलोमा विषाणु। कौन विषाणु बेटा, पैपिलोमा विषाणु के द्वारा ही STD रोग फैलता है, जो जननांग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, है ना, बहुत कम समय में अब हमको हर एक क्वेश्चन को डील करना बेटा। कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो मादा जनन मार्ग में होता है। कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है। सर ये होता क्या है कैपिसिटेशन, तो मादा जनन अंग में, मादा जनन अंग में जब शुक्राणु जाता है, तो वो शुक्राणु पोषण प्राप्त करके थोड़ा वृद्धि करता है ना, तो इस क्रिया को हम लोग कैपिसिटेशन कहते हैं। तो ये क्रिया कहाँ होता है, मादा जनन मार्ग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग है, तो टाइफाइड नहीं है, क्योंकि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है ना। विब्रियो कॉलेरी से कॉलरा यानी हैजा रोग होता है ना। मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ यानी मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है। तो इसका सही जवाब कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, यौन संचारित रोग यानी STD रोग कौन है, सिफिलिस है, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है यानी विषाणु माने क्या, जो वायरस से होता है, तो फ्लू, पोलियो, एड्स ये सभी वायरस से होता है, तो ऑप्शन होगा इनमें सभी, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, या यौन संचारित सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो टाइफाइड जो है, हैजा, मलेरिया, ये तीनों में कोई नहीं STD रोग है, तो STD रोग कौन हो जाए बेटा, हर्पीज, ठीक है ना। चलिए हर्पीज जो है STD रोग है, इसका पूरा नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो संभोग के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये रहा, एमनियोसेंटेसिस। मैंने बताया था एमनियोसेंटेसिस हम बार बार बता रहे हैं, तो इसको इस बार डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण किसको हमने किया था, एमनियोटिक द्रव्य को, याद है ना, कि जब माँ गर्भावस्था में होती है तो गर्भाशय से नमूने के तौर पर एमनियोटिक द्रव्य को बाहर निकाल के बच्चे के स्वास्थ्य और लिंग की क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो क्या होगा बेटा, एमनियोटिक द्रव्य द्वारा। एमनियोसेंटेसिस का विश्लेषण किसके द्वारा होता है, एमनियोटिक द्रव्य के द्वारा। जो माँ जब गर्भावस्था में होती है तो उनके गर्भाशय में ये द्रव्य का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 37, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को कहते हैं फैमिली प्लानिंग। आपने नाम सुना होगा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग।
के लिए शुक्रवाहिनी को अगर काट कर बांध देते हैं तो अभी मैंने बताया था कि शुक्रवाहिनी माने फाइल आते हैं, शुक्रवाहिनी माने वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी माने वास डिफरेंस है ना बेटा। तो जब वास डिफरेंस को काटेंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, वासेक्टोमी। ऑप्शन सी सही है, मैंने समझाया था आपको पिछला आपका क्वेश्चंस में भी। तो अगला क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है। तो जन्म नियंत्रण की विधि कौन है, इसके पीछे वाले में बताया था IUDS, इंट्रा यूटेरस डिवाइस के द्वारा। देखिए क्वेश्चन कभी कभी आपको एक ही तरह का दो क्वेश्चन आ जाएगा बट ऑप्शन चेंज होता है, तो ऑप्शन चेंज के द्वारा जो होती है आपको परेशानी हो सकती है। तो हम वो सारे चीज को ख्याल रखते हुए हर एक ऑब्जेक्टिव को आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है ना। तो जन्म नियंत्रण की विधि कौन है बेटा, IUDS, इंट्रा यूटेरस डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड लास्ट होने वाला है इस चैप्टर का, जनन स्वास्थ्य का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। निम्न निषेचन रोकने के लिए शल्य चिकित्सा विधि को क्या कहते हैं। तो निषेचन रोकने के लिए मैंने अभी बताया था कि या तो फैलोपियन ट्यूब को काट दीजिए तो ट्यूबेक्टोमी, या तो वास डिफरेंस को काट दीजिए तो वासेक्टोमी। यानी हमारा ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन थोड़ा सीरियल ढंग में प्रॉब्लम हो चुका है बट उसको नजरअंदाज करना है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, है ना। तो निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहते हैं, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी मैंने अच्छे ढंग से समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से किसी बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इसके साथ हमारा ये जनन स्वास्थ्य का चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उत्प्रेरित गर्भपात, बाप रे बाप बहुत बड़ा टेंशन वाली बात कर दिया। उत्प्रेरित गर्भपात का मतलब होता है अबॉर्शन। गर्भपात किसको कहते हैं, जब गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी माध्यम द्वारा हटा दिया जाता है ना, डॉक्टरों को द्वारा या अनुभवी नर्सों के द्वारा, तो उसी को कहते हैं गर्भपात। और वो अबॉर्शन जिसमें काफी दर्द होता है स्त्री को, वो इनमें से कौन है। तो उसका सही जवाब होगा बेटा MTP। इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल माने चिकित्सीय, बढ़िया हम समझिएगा, चिकित्सीय सगर्भता। प्रेगनेंसी माने होता है क्या, मेडिकल चिकित्सीय प्रेगनेंसी सगर्भता। टर्मिनेशन माने समापन, चिकित्सीय सगर्भता समापन के द्वारा अगर किसी स्त्री में अगर वो गर्भवती है और गर्भवती से उनको जो गर्भ में शिशु है पल रहा है उनको अगर हटाया जाता है तो काफी दर्द का अनुभव होता है, उसी को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरित गर्भपात। तो इसका सही आंसर क्या है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। ये बेटा आपको ऑब्जेक्टिव में के अलावे सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जब गर्भ में पल रहे शिशु को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, MTP किसे कहते हैं, तो जब गर्भ में पल रहे शिशु को अपनी इच्छानुसार जानबूझकर, जब गर्भ में पल रहे शिशु को अपनी इच्छानुसार जानबूझकर गर्भ से हटा दिया जाता है तो इस क्रिया को हम लोग MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आज आपका बेटा टोटल है ना जनन स्वास्थ्य का पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन के साथ हमारा जनन स्वास्थ्य का ये चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे ढंग से कवर कर लिया होगा। तो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा भी लगता हो तो प्लीज़ आप सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।